हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 1 अक्टूबर 2023 का जो टेस्ट पेपर है उसका वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ. सो यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो एंड यू कैन चेक वेदर यू हैड करेक्ट सोल्यूशन और इज देयर एनी नीड फॉर करेक्शंस. अकॉर्डिंगली यू मेक द चेंजेस. ये सेक्शन 1 है. इस सेक्शन 1 में ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस एज यू नो यहाँ पर मैंने आंसर्स लिख रखे हैं जो गिवन आंसर्स हैं एंड वी विल वेरीफाई कि वेदर दे आर करेक्ट और या उनमें करेक्ट करने की ज़रूरत है. सो वन बाय वन प्रोसीड करते हैं. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है. सिंपल सा था, अच्छा क्वेश्चन था. ये बोलता है एक स्प्रिंग ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ एल हैविंग स्टिफनेस के is compressed vertically downwards against the floor so that its compressed length becomes L by 2. On releasing it, the work done by it means spring on the floor. फ्लोर पर कितना वर्क करेगा ये अपने को पता करना था. सो अगर पिक्चर से थ्रू जाएंगे तो कुछ ऐसा पिक्चर बनाएंगे कि एक स्प्रिंग है जिसका खुद का मास दिया गया है और ये फ्लोर पर ऐसा रखा था. इसका मास m, इसका लेंथ l एंड देन इट इज़ कंप्रेस्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स अगेंस्ट द फ्लोर. सो इसको यहाँ से लेकर के इस तरह कंप्रेस कर दिया गया, पुश कर दिया गया बाय अप्लाइंग सर्टेन फोर्सेस. सो इसकी फाइनली जो लेंथ बचती है वो L/2 लेंथ बचती है यहाँ से यहाँ तक. मास अभी भी m रहा होगा, ऊपर से कोई फोर्स लगाया गया होगा. वर्क डन बाई इट दैट मीन्स स्प्रिंग फोर्स ऑन द फ्लोर. सो लुक एट दिस फ्लोर. इस फ्लोर पर ये स्प्रिंग अपना ऐसा फोर्स लगा रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स. सो अगर इसको मैं सेपरेटली ड्रॉ करूँ देन यू रियलाइज़ कि ये फ्लोर है, फ्लोर पर एक स्प्रिंग फोर्स ऐसा लग रहा है. इसकी जो वैल्यू होगी वो निकालने के लिए अब इसके एफ पे जाओगे और इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है. लेकिन हम जानते हैं कि जो वर्क डन आएगा, वर्क डन आता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. बट इस केस में जो ग्राउंड है, ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्शन है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहने वाला है, वो तो ज़ीरो रहने वाला है. तो सिंस डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रहने वाला है तो हम बोलेंगे कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन द ग्राउंड विल बी और ऑन द फ्लोर विल बी ज़ीरो ऑलवेज. सो सी ऑप्शन अपने को मार्क कर देना है और आंसर चेक करेंगे. सी ऑप्शन दिया गया है, सो दैट्स अ करेक्ट आंसर. तो ये सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था. बस आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि जहाँ पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, इसलिए वर्क डन नहीं आने वाला है. फोर्स नॉन ज़ीरो था. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2. It says blocks of mass small m and capital M, they are not attached. Coefficient of static friction is given, but surface beneath the M is smooth, so ये smooth surface है. What is the minimum magnitude of the horizontal force F required to hold the block against M? So इसको यहाँ पे hold करना है, उसके लिए कितना minimum force का requirement आएगा. So we will say कि अगर इसका हमको force का कैलकुलेशन करना है सो हम एफ पे चले जाएंगे. सिंस साथ साथ चलना है, होल्ड करना है, इसका मतलब है दे विल बी मूविंग टुगेदर. सो यू कैन एज्यूम कि ये किसी ए एक्सेलरेशन से जा रहे हैं एंड यू कैन हैव दिस एफ इंक्लूडिंग कैपिटल एम एंड स्मॉल एम टुगेदर. तो वहाँ से ए की वैल्यू आपको पता चले. इक्वेशन बनेगा एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए. थोड़ा डिटेल में बोल दे रहा हूँ. सो यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी दैट इज एफ डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम. तो ये दोनों का एक्सेलरेशन आ जाएगा. ना अगर आप केवल कैपिटल एम का एफ बनाएंगे तो कैपिटल एम के एफ में आप पाओगे कि इधर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा और सिंस ये डाउन साइड स्लाइड करने वाला होगा तो फ्रिक्शन इसमें ऊपर जाएगा तो इसका फ्रिक्शन नीचे लग रहा होगा. इधर से कुछ नॉर्मल आएगा, इसका एम आएगा और इधर भी इसका एक्सेलरेशन ए होगा. पॉइंट इज कि इसके एफ से कैपिटल एम के एफ से हम लोग नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं. तो एन की वैल्यू आएगी कैपिटल एम इंटू ए. यहाँ से सब्सटीट्यूट किया जा सकता है. सो दिस एन बिकम्स इक्वल टू कैपिटल एम एफ डिवाइड बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल कैपिटल एम राइट. सो ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया दो ब्लॉक्स के बीच का. अच्छा, अपना पर्पस है स्मॉल एम की स्टेबिलिटी देखना कि विद कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में कैसा लग रहा होगा, या फिर ग्राउंड फ्रेम से देखना चाहें, जैसा भी अपने को अच्छा लगे. सो स्मॉल एम के अगर एफ बनाते हैं, स्मॉल एम का एफ तो स्मॉल एम के एफ में यूल फाइंड कि इधर से एफ लग रहा होगा, इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है. ये ग्राउंड के फ्रेम में है इसलिए स्यूडो नहीं लगाएंगे. और इस पर ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा और इधर इसका एम लग रहा होगा, छोटा वाला एम. नाउ यू विल थिंक अबाउट कि सिंस
ये एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में, तो एक इक्वेशन लिख सकते हैं एफ माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, तो उससे हमको एन ये पता चल जाएगा जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अच्छा, वर्टिकल स्टेबिलिटी रहेगी, सो वर्टिकली ये डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, सो ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखूँ तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी उसको स्मॉल एम जी के बराबर करना पड़ेगा। और हम जानते हैं फ्रिक्शन की जो वैल्यू आने वाली दैट इज लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, राइट। सो इसको म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन जैसा बोल सकते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, नॉर्मल जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ कैपिटल एम और एफ डिवाइड बाई दिस थिंग, सो दैट विल बी स्मॉल एम जी इज लेस देन इक्वल टू म्यू कैपिटल एम एफ डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। यहाँ से इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि जो एफ की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी डिवाइडेड बाई म्यू इंटू कैपिटल एम। सो जो फोर्स लगना चाहिए, इस फोर्स की वैल्यू इस नंबर, ये जो नंबर लिखा गया है इससे बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, तो एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, सो मिनिमम शुड बी इक्वल टू दिस थिंग। नाउ ये चेक कि किसी ऑप्शन में ये एक्सप्रेशन लिखा गया है, सो ये नहीं हो सकता है ये, और इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ये बी ऑप्शन लग रहा है, डी कुछ तो और ही लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, हेंस बी इज द आंसर, और बी दिया गया है, सो परफेक्ट आंसर है। तो सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए था अपने को, फ्री बॉडी डायग्राम्स, एक्सेलरेशन, देन नॉर्मल रिएक्शन, देन राइटिंग द लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। Okay, so that was your question 2. Let's come to the question number 3. Question number 3 reads, a piece of wire is bent in the shape of a parabola which is y equal to kx square, y is a vertical axis. एक bead है, mass m की उस पर, the bead can slide on the wire without friction. It stays at the lowest point अगर parabola, if the parabola or lowest point of the parabola when the wire is at rest. The wire is now accelerated parallel to the x-axis with a constant acceleration a. The distance of new equilibrium position of the bead before where the bead can stay at rest with respect to wire from y-axis is. तो इसके लिए फिगर अपने को ज़रूरत पड़ेगी, सो मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ, उसके बाद सॉल्विंग अपने लिए आसान होने वाली है। सो पहले तो ये समझते हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये y वर्टिकल डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है x। पैराबोला की इक्वेशन है y के एक्स स्क्वायर, सो वी ऑल नो कि पैराबोला की y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर या के एक्स स्क्वायर जो होगा तो वो कुछ ऐसा जाएगा और इस तरफ भी जा रहा होगा, ठीक है। इस पर एक बीड है, बीड नॉर्मली यहाँ पे स्टे करेगी अगर ये मूव नहीं कर रहा होगा, बट आप इसको एक्सेलरेट कराते हो, सो दिस इज बीइंग एक्सेलरेटेड इन दिस डायरेक्शन। जब ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन करेगा तो वायर के रिस्पेक्ट में होगा, अगर आपको ऑब्जर्वर वायर के फ्रेम में है सो you'll find कि जो वायर का फ्रेम है वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो जाएगा, उसकी वजह से जहाँ जो ये बीड था इस पर एक शूडो फोर्स लगेगा, उस शूडो फोर्स की वजह से बीड आपकी यहाँ कहीं स्टे करेगी और यहाँ इक्विलिब्रियम अचीव कर रही होगी। सिंस ये इक्विलिब्रियम पर होगा तो यहाँ पर एफबीडी में इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस मैं ड्रॉ करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग वायर। सो अगर उन फोर्सेस को वॉच किया जाए देन फाइंड कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, स्मूथ है इसलिए फ्रिक्शन नहीं लगाने का, एक सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में दिखेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन भी इस पे लग रहा होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। ये सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। इसको थोड़ा सा और मैं मैग्नीफाई करता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है। Now this is a normal force, this is m into a where a is the acceleration of the wire और m is the mass of the bead और यहाँ पर mg है। अच्छा, इसके बाद ये तीनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। यहाँ पर ऐसा एक टेंजेंट आने वाला है, ये टेंजेंट अगर हम इसको ड्रॉ करें टेंजेंट को, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये नॉर्मल है। अगर इनको इक्विलिब्रियम में रहना है, सिंपल सी बात है, अगर इक्विलिब्रियम में रहना है सो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए जो नॉर्मल डायरेक्शन को बैलेंस करेगा। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये जो टेंजेंट है वो यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, सो यू विल फाइंड कि अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री फॉर श्योर होने वाला है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो
ये एंगल यहाँ का थीटा गिरेगा जा करके। अगर ये एंगल थीटा गिरा, सो यू विल बी राइटिंग व्हाट, tan थीटा इज इक्वल टू MA डिवाइड बाई MG। सो बेसिकली दैट विल टर्न लाइक A/G, है ना। अच्छा, ये है टेंजेंट, ये स्लोप का बेसिकली इसका स्लोप भी होगा, तो ये स्लोप का भी काम कर रहा होगा। और हम लोग जानते हैं स्लोप इज नथिंग बट dy/dx। सो अपने को पता चल गया कि dy/dx इज इक्वल टू A/g। अच्छा, y एज ए फंक्शन ऑफ x अपने को पता है। सो ग्राफ में जो y इक्वल टू kx² है, y एज ए फंक्शन ऑफ x है, सो dy/dx हमको यहाँ से पता चल जाएगा। And that will say dy/dx is nothing but differentiation of kx², that will be 2k into x। इन दोनों एक्सप्रेशन को आपस में ज्वाइन करेंगे, so अपने को मिलेगा 2kx इज इक्वल टू A/g। अगर अपने को x वैल्यू पता करनी हो तो x वैल्यू आ जाएगी a डिवाइड बाई 2kg। अच्छा, ये जो x है वो बेसिकली ये डिस्टेंस के बारे में बता रहा होगा, जो कि y एक्सिस से डिस्टेंस है। और क्वेश्चन ने यही डिमांड कर रखी है। इफ यू लुक केयरफुली देन यू फाइंड क्वेश्चन इज आस्किंग कि वेयर द बीड कैन स्टे एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वायर फ्रॉम द y एक्सिस। सो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो x होगी, एंड दैट x वैल्यू इज A/2gk। सो वी विल चेक कि कोई ऐसा ऑप्शन है A/2gk। B ऑप्शन इज मैचिंग। Check the answer, B. So B is the correct answer. So 3 was basically using a pseudo force and equilibrium condition, and ये जो ग्राफ में dy/dx होगी वो स्लोप होगी, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल यूज था इसका। क्वेश्चन नंबर 4। सो ये भी समझते हैं, ये वेरिएबल फोर्स का वर्क डन है, दिख गया होगा आपको। सो वर्क डन बाई फोर्स दिस अराउंड द पाथ। से एक पाथ दिया गया है, अराउंड द पाथ दिया। सो ओ से ए से बी, बी से सी से ओ वापस आना है, और इस इंटायर पाथ में कितना वर्क डन लगा होगा वो अपने को पता करना है। सो फॉर दैट सिक अगर हम लोग जाएँ कि जो फॉर्मूला था हमारे पास वर्क डन, सो ये वर्क डन अलग अलग पाथ का हम लोगों को अलग अलग कैलकुलेट करना है। ओ से ए पाथ में क्या वर्क लगेगा, ए से बी, बी से सी, सी से ओ, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सो ये जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी इंटीग्रेशन fx dx, बेसिकली x dx प्लस fy dy y dy। और लेट से पहले हम ओ से ए वाले पाथ में कैलकुलेट करते हैं। जब हम ओ से ए पाथ पे जा रहे होंगे, इस वाले पाथ पर, सो उस पाथ में आप पाओगे y की वैल्यू 0 रहने वाली है। y इज ऑलवेज 0। सो y 0 होने की वजह से तो 0 हो जाएगा। x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से लेकर के a तक। अच्छा, अगर इसकी लिमिट भी लगाओगे तो आप 0 से 0 लगाओगे, इसलिए वो 0 हो जाएगा। तो ये इसकी जो वैल्यू आने वाली है x²/2, विच विल गेट कन्वर्टेड इंटू a²/2। देन यू विल राइट द वर्क डन फ्रॉम a to b प्रोसेस। सो A to B प्रोसेस में आप पाओगे कि x की वैल्यू कांस्टेंट है, तो जो फर्स्ट लिमिट जाएगी वो A to A जाएगी, इसलिए ये 0 हो जाएगा। सेकेंड लिमिट आप रन करोगे 0 to A, एंड दिस विल बी y dy। इसकी वैल्यू बनेगी आपके लिए A²/2। अगेन सिमिलरली यू नीड टू गो फिर B से C पाथ, एंड फाइनली वहाँ से वहाँ तक। अच्छा, B से C जब जाएंगे, सो लिमिट्स का कैसा ख्याल रखना है। सो x विल बी रनिंग फ्रॉम A to 0 x dx, and what about y? Y will be from a to a, that will be 0 basically। इंटीग्रेशन, अच्छा इसका जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो अपर लिमिट 0 जाएगी और लोअर लिमिट a जाएगी। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा -a² में। एंड फाइनली अगर आप निकालते हैं c से o प्रोसेस के लिए, सो दैट विल बी इंटीग्रेशन x dx एंड इंटीग्रेशन y dy। x dx के लिए लिमिट will be running from 0 to 0, so that term will be 0। y will be running from a to 0, so again this will bring as a -a²/2। एंड अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो इन 4 को ऐड करना पड़ेगा। तो आप देखोगे a² प्लस a² प्लस a² आ जाएगा, और इधर -a² -a² आ जाएगा। तो इंटायर प्रोसेस में जो कि O से A देन B देन C देन O गया, इन सब का सम कितना हो जाएगा, 0।
सो ये ज़ीरो आ गया। तो इसमें हम ये नहीं बोल रहे कि साइक्लिक में टोटल ज़ीरो हो रहा है इन जनरल, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन से ज़ीरो आ रहा है और हम अलग अलग पार्ट का अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। सो ये वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स है, आंसर विल बी ज़ीरो। चेक द ऑप्शन गिवन, दैट्स बी। ओके, सो दीज आर सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस और इनके आंसर्स हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। Here are multi correct types, so one or more than options are correct. So क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन भी है, so इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं। It's reads a block is placed on a rough prism, so ये एक वेज है, प्रिज्म बोलो, रफ है। Block will be stationary related to this wedge if acceleration of this wedge a prism A is, इसका एक्सेलेरेशन ए है और इसका एक्सेलेरेशन कितना रखा जाए सो दैट ये स्टेशनरी रहे। यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया गया है, ये एंगल अल्फा दिया गया है। तो एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है जो क्लास में किया था कि अगर ये रफ ना होकर के स्मूथ होता और इसको मूव कराना है इस तरह से कि ये स्लाइड ना करे, तो उस केस में वी आइडेंटिफाइड दैट कि अगर इसको आप इधर ए एक्सेलेरेशन से ले जाते हो, ए एक्सेलेरेशन से ले जाते हो, अगर म्यू ज़ीरो है तो ये रेस्ट वाली कंडीशन के लिए, रिलेटिवली रेस्ट वाली कंडीशन के लिए ए की वैल्यू जी टेन थीटा आती है। यहाँ पर अल्फा है तो जी टेन अल्फा है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन दैट वी हैड इन द लेक्चर। अच्छा, अगर हम म्यू को ज़ीरो करें तो इस एक्सेलरेशन से ले जाने में आप पाओगे कि ये स्लाइड नहीं करेगा। हाँ, तो एक तो ये पॉइंट हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन अगर हम लेफ्ट की तरफ देते हैं तो और म्यू को ज़ीरो कैच करते हैं। मैं भी ऑब्जेक्टिव मेथड से जा रहा हूँ, बाकी सॉल्व भी कर लेंगे। सो म्यू को ज़ीरो करने से जी टेन थीटा बनेगा, वही हमारा आंसर हो सकता है। सो जैसे ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें अगर हम म्यू ज़ीरो करेंगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये बचेगा जी डिवाइड बाई कॉट अल्फ़ा, जी डिवाइड बाई कॉट अल्फ़ा इक्वल टू जी टेन अल्फ़ा, विच बेसिकली सेज कि ये प्रोबेबल ऑप्शन बन सकता है, प्रोबेबल ऑप्शन है अभी, और इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। गारंटीड नहीं बोला जा सकता है, बट यस इट इज़ फॉलोइंग द ओल्ड कंडीशन, राइट। नाउ इसको अगर हम एक तो ये राइट दिया गया, तो अगर म्यू ज़ीरो करते हैं, थिंक अबाउट, म्यू ज़ीरो करते हैं तो ये बनेगा जी कॉट अल्फ़ा डिवाइड बाई टेन अल्फ़ा, तो कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू आने वाली है। इसका मतलब हम राइट साइड में अगर इसको एक्सेलेरेट कराएंगे और ये स्मूदर होता तो डेफिनेटली स्लाइड करेगा, वो रेस्ट पे नहीं आ सकता है। तो यहाँ से ये पॉइंट ज़रूर बोला जा सकता है कि ये आंसर तो नहीं बन सकता है राइट वाला, क्योंकि म्यू को ज़ीरो करने से ये नॉन ज़ीरो वैल्यू एक्सेलरेशन की दे रहा है। इसका मतलब अगर ये स्मूदर भी होता है और राइट साइड हम चलाएं तब भी ये स्टेशनरी रह सकता है। दैट्स व्हाट द बी ऑप्शन सेज, इसलिए बी ऑप्शन को रिजेक्ट कर दोगे। सी पर आते हैं। सी में भी अगर म्यू को ज़ीरो डालते हैं तो ये टर्म ज़ीरो चला जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। अगेन जी बाई कॉट अल्फ़ा बच रहा है, बेसिकली जी बाई जी टेन अल्फ़ा के बराबर हो गया, तो ये भी एक प्रोबेबल आंसर है। तो नन ऑफ दिस को भी नहीं देखेंगे, अभी ए और सी में प्रोबेबिलिटी चल रही है, मतलब दोनों प्रोबेबल आंसर है और एटलीस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन की कंडीशन से मैच खाता है। अच्छा, अब अगर सॉल्व करना है तो एक केस को लेकर के सॉल्व करते हैं। ये प्रोबेबली क्या होगा कि एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, एक मिनिमम एक्सेलरेशन का केस होगा, और ऐसा अपने को समझ में आ रहा है। फिर भी एक बार सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ए का एफ बनाएंगे। अब इस चीज़ को ऐसा बोलेंगे कि ठीक है, ये अपने को नहीं पता है कितना जी है, सो ये एक ए अपने इधर लेफ्ट की तरफ लगाया विद रिस्पेक्ट टू ये प्रिज्म। अगर आप इसको वॉच करते हो ए को, तो ए पे लगने वाले फोर्सेस पर मैं यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ कर देता हूँ। ये ए हो गया। ए पे लगने वाले फोर्सेस के नाम पर आप बोलोगे कि एक एम जी लग रहा होगा, और एम जी के अगर कंपोनेंट्स भी कर लो तो चलता है, एम जी साइन अल्फ़ा, यहाँ पर एम जी कॉस अल्फ़ा। मोर ओवर यूल फाइंड कि एक नॉर्मल रिएक्शन लगाना है, सो नॉर्मल रिएक्शन लगा दोगे। एक शूडो लगाना होगा, तो शूडो विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, सो लेट्स यूज दिस ब्लैक कलर। शूडो विल बी एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एम ए। इसका इधर से एंगल अल्फा बनेगा, सो यूल फाइंड दिस इज गोइंग टू बी एम ए कॉस अल्फा, और इधर आएगा एक एम ए साइन अल्फा। नाउ डिपेंडिंग अपॉन ए कॉस अल्फा और एम जी साइन अल्फा में कौन सा नंबर बड़ा है, फ्रिक्शन विल बी देयर। सो पहला केस ये मान लेते हैं कि ए अपने एक मिनिमम वैल्यू पर है, तो अगर ए मिनिमम वैल्यू पर है तो ये डाउन साइड स्लाइडिंग की टेंडेंसी रखेगा, इसलिए फ्रिक्शन अपवर्ड लग रहा होगा और मैक्सिमम लग रहा होगा।
जस्ट लिमिटिंग कंडीशन। दूसरा क्या हो सकता है, जब ए अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे वर्क कर रहा होगा तो ये फ्रिक्शन नीचे आ जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा, सेल्फ एडजस्टिंग है। सो एक केस को अगर हम पहले कैच करते हैं तो इस केस में अगर जस्ट स्टेशनरी वाली कंडीशन आप लगाओगे तो इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, एम ए कॉस अल्फा प्लस एफ मैक्स लिमिटिंग कंडीशन इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा। अच्छा, एफ मैक्स जो आएगा उसकी वैल्यू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन आएगी, तो उसको और आगे लिखाते हैं, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन से लेके जाते हैं। सो दैट विल बी एम ए कॉस अल्फा प्लस म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। यू कैन इजीली रीड की नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के सम के बराबर आने वाली है। सो दैट इज गोइंग टू बी एम जी कॉस अल्फा प्लस एम ए साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा। यहाँ से अपने को कैलकुलेट करना है ए की वैल्यू। सो ए इस पर इन्वॉल्व है, ए यहाँ इन्वॉल्व है, इन दोनों को एक साथ कैच कर लेते हैं। अच्छा, एम कैंसिल आउट हो गया तो एम को कैंसिल कर देते हैं, ए यहाँ से कॉमन लिया। सो यू विल फाइंड दैट विल बी कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा, और इसको इस साइड लेके जाएंगे इस वाले टर्म को, तो ये बनेगा जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा। जी को भी कॉमन लिया जा सकता है और इसको डिवाइड किया जा सकता है। सो ए की जो वैल्यू दिख रहा है अपने को, दैट इज जी विद इन ब्रैकेट साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा। नाउ इफ यू वांट यू कैन डिवाइड दिस इफ बाई, क्योंकि कॉट अल्फा के टर्म में आंसर देना तो साइन अल्फा से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर साइन अल्फा से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे सो दैट विल टर्न आउट एज जी 1 minus mu cot alpha divided by cot alpha plus mu. Now look it carefully, then you'll find कि जो a की वैल्यू है वो 1 minus cot alpha divided by cot alpha plus mu into c times अपने को मिल रहा है। इसका तो a ऑप्शन जो कि प्रोबेबल लग रहा था वो करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा केस ये हो सकता है कि जब ये एफ नीचे की तरफ मैक्सिमम लगने लगे, उसको हैंडल करने के लिए बेसिकली क्या करना होगा, जहाँ पर ये प्लस लिखा हुआ है इसको हमको माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको हम टेंटेटिवली ये समझ सकते हैं जहाँ भी म्यू आ रहा हो उसको माइनस म्यू से रिप्लेस कर दो। तो जब कभी म्यू को हम माइनस म्यू से रिप्लेस करते हैं तो फ्रिक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर, क्योंकि यहाँ पे माइनस लाना था तो माइनस इसके साथ एसोसिएट करेंगे तो अपने एक्सप्रेशन में यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन से मैच कर रहा होगा। तो बन जाएगा 1 प्लस म्यू कॉट अल्फा डिवाइड बाई कॉट अल्फा माइनस म्यू। सो ये भी बन जाएगा। इसका तो ए और सी दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे माइनस लगा के सॉल्व कर लो, आप पाओगे कि सेम आंसर सी आपको मिल जाएगा। इसलिए ए और सी करेक्ट आंसर आ जाएंगे। और अगर आप जो पहले ऑब्जेक्टिव मेथड पकड़ा हुआ था तो वहाँ से भी काफ़ी हद तक बोला जा सकता था कि ये प्रोबेबल आंसर थे, बट यस यहाँ से करने के बाद वेरीफाइड हो गया कि दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज two blocks having masses m1 and m2 are connected by a thread and are placed on an inclined plane with thread loose as shown in the figure. When the blocks are released, इन दोनों को छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा। तो ये हमें लाइक थ्योरेटिकल टाइप का लग रहा है और बेसिकली एनालिसिस करके आपको आंसर देना है। क्वालिटेटिवली कैलकुलेशन नहीं है, ये कम है। सो ये बोलता है थ्रेड विल रिमेन लूज। सो ये लूज था, m1 और m2 है और इसको यहाँ पे छोड़ दिया गया है। आपसे बोलता है थ्रेड विल रिमेन लूज इफ m1 इज लेस देन m2। नाउ थिंक अबाउट कि m1 और m2 पर तो इनके एक्सेलेरेशन डिपेंड नहीं करेंगे। अगर हम लोग बात करें, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये सरफेस कैसा है और किसका कितना फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है। तो स्लाइड बेसिकली क्या होने वाला है, थ्रेड में टेंशन आएगा या नहीं आएगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि m1 m2 में कौन फास्ट चलता है। सपोज करो कि m1 फास्ट चलता है, m2 स्लो चलता है, तो इसको टेंशन आने का। अगर दोनों सेम एक्सेलरेशन से स्टार्ट होते हैं तो ये टेंशन नहीं आने वाला है। अगर m2 फास्ट चलेगा, m1 स्लो चलेगा तो भी टेंशन नहीं आने वालेगा। सो टेंशन आने के लिए m1 को फास्ट चलना पड़ेगा, m2 को स्लो चलना पड़ेगा।
और कैसे चलेंगे, तो वो रेस से चल रहे हैं, इसका मतलब इनका जो मोशन आएगा वो एक्सेलरेशन डिसाइड कर रहा होगा. सो वी नीड टू वॉच इनके एक्सेलरेशंस कैसे हैं. M1 और M2 के कंपैरिजन से इनके एक्सेलरेशन के बारे में नहीं बता सकते हैं. हाँ, अगर ये स्मूथ सरफेस पर रहोगे तो दोनों जी साइन थीटा से चलेंगे, और अगर फ्रिक्शन रहा होगा तो फिर वो फ्रिक्शन उसको काउंटर कर रहा होगा, कि कितना काउंटर कर सकता है उस पर भी डिपेंड करेगा. तो ए ऑप्शन पर कुछ कमेंट करना भारी है. थ्रेड विल रिमेन लूज इफ प्लेन इज स्मूथ. अगर प्लेन स्मूथ रहा होगा, सो ये आपका अगर एक्सेलरेशन A1 है, ये A2 है, तो इस केस के लिए हम बोलेंगे A1 विल बी इक्वल टू A2 विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा. सो मास कुछ भी हो, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा आने वाला है, क्योंकि फोर्स आएगा एम जी साइन थीटा और मास से डिवाइड करेंगे तब एक्सेलरेशन बनेगा. सो एक्सेलरेशन विल बी जी साइन थीटा. इसका मतलब बोथ विल हैव द सेम एक्सेलरेशन. अगर दोनों के सेम एक्सेलरेशन है, इसका मतलब दोनों के पास सेम वेलोसिटी रहेगी. दैट मीन्स बोथ विल हैव सेम डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब इनके बीच का जो गैप है ये यही बना रहेगा. स्ट्रिंग जैसा लूज है वैसा ही लूज बना रहेगा. तो थ्रेड विल रिमेन लूज इफ प्लेन इज स्मूथ. यू से यस, करेक्ट हो गया. सी सेज द थ्रेड विल रिमेन लूज इफ M1 इज स्मूथ एंड M2 इज रफ. ना अगर आपने M1 स्मूथ किया तो आप पाओगे कि A1 की वैल्यू तो जी साइन थीटा रहेगी, और M2 को अगर आपने रफ कर दिया तो M2 में आएगा फ्रिक्शन इधर, वो फ्रिक्शन A2 को कम करा देगा. तो A2 की जो वैल्यू आएगी डेफिनेटली जी साइन थीटा से छोटी आएगी. सो ये स्लो चलेगा, ये फास्ट चलेगा, तो टेंशन आने का, तो उसके इसमें ये लूज नहीं रह पाएगा, इसमें फिर टेंशन आने वाला है. तो ये रॉन्ग हो गया. डी कहता है थ्रेड विल रिमेन लूज इफ M1 इज रफ एंड M2 इज स्मूथ. हाँ, इस केस में देखो, अगर M1 रफ किया तो इसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा से कम है और A2 की वैल्यू जी साइन थीटा रहेगी. दैट मीन्स कि ये फास्ट चलेगा, ये स्लो चलेगा, तो ये लूज का लूज बना रहेगा, फिर ये लूज रहेगा, उसको टाइट होने का स्कोप नहीं मिलेगा. तो ये भी करेक्ट हो गया. इसलिए बी और डी हम करेक्ट ऑप्शंस समझेंगे. तो 6 एनालिसिस बेस्ड था और बी और डी करेक्ट आंसर लेके आता है. क्वेश्चन नंबर 7 says a man tries to remain in equilibrium. तो ये दो वॉल्स के बीच में एक बंदा अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करता है. दोनों को पुश कर रहा है हैंड से और फीट से, पैरेलल वॉल्स को. इक्विलिब्रियम रहने के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन वाइज चलते हैं. ही मस्ट एक्सर्ट इक्वल फोर्सेस ऑन द टू वॉल्स. तो जब इसके FBD पर जाओगे, FBD पर, सो लेट्स से कि इसके FBD की बात करते हैं. इस पर इधर से पुश फोर्स मिलेगा इसको, क्योंकि ये वॉल को पुश कर रहा होगा, बंदे का FBD बना रहे हैं, राइट. और इधर से वॉल को ये पुश कर रहा होगा तो वॉल उसको अपोजिट रिएक्शन दे रहा होगा. सो लेट्स से कि अगर ये N1 है और ये N2 है, सिंपल सी बात है कि अगर इसको इक्विलिब्रियम में, और ये बंदा इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जिससे क्लेम किया जा सकता है कि N1 और N2 बराबर होने चाहिए. दैट मीन्स बोथ द वॉल मस्ट पुश द मैन by equal amount of force but in opposite direction, right. इसका मतलब the person should also push the walls by equal amount, और वही आपसे बोलता है. इसका मतलब ये करेक्ट बोलता है. सो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया. बी, द फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन एट टू वॉल्स मस्ट बी इक्वल. फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन, सो ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस थे. वर्टिकल फोर्सेस कैसे जा रहे होंगे? इसका वेट नीचे लग रहा होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा होगा. तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स हैं और ये वेट है, ये वेट का काम करेगा. ये फ्रिक्शनल फोर्स सेकेंड वॉल का है, ये फ्रिक्शनल फोर्स फर्स्ट वॉल का है. इसने बोला है द फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन एट द टू वॉल्स मस्ट बी इक्वल. सो वर्टिकल कंडीशन अपने को ये बताएगी F1 प्लस F2 की वैल्यू W होनी चाहिए. इतना हम बोल सकते हैं, इतना ज़रूर बोल सकते हैं, राइट. सो ये आप पाओगे कि इससे ये क्लेम करना पॉसिबल नहीं है कि ये क्लेम डायरेक्टली नहीं किया जा सकता कि F1 और F2 बराबर हैं. ये ज़रूर बोलेंगे F1 प्लस F2 की वैल्यू W के बराबर आनी चाहिए. सो बी आंसर नहीं लगाएंगे क्योंकि मस्ट लिखा हुआ है. दे मे नॉट बी इक्वल एंड स्टिल दे विल बी हैविंग दिस इक्वेशन. देयरफॉर बी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन. सी बोलता है फ्रिक्शन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन बोथ दी वॉल्स.
अच्छा, इसमें एक केस आपके दिमाग में आ सकता है कि सपोज करो F1 0 हो गया तो भी F2 इसको बैलेंस कर सकता है। हाँ, उसमें एक और रूल आएगा कि अगर किसी एक को 0 करोगे तो ये फोर्स मिलना बंद हो जाएगा, तो ये पर्सन क्या करेगा, यहाँ से स्लाइड कर जाएगा नीचे की तरफ, और अगर ये फ्रिक्शन नहीं रहा तो इधर से स्लाइड कर जाएगा, तो ये पर्सन फिर इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। तो वो स्लाइडिंग रोकने के लिए फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है। अगर किसी भी एक सरफेस से फ्रिक्शन नहीं हुआ तो वो पोर्शन उसका नीचे चला जाएगा, इवन दो कि नॉर्मलेशन आप कितना पुश कर ले जाते हो। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम चलेगी, अनइक्वल चलेगी, लेकिन ज़ीरो नहीं चलेगी। तो फ्रिक्शन मस्ट बी प्रेजेंट, यस। सो ये हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। डी सेज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी सेम बोथ द वॉल। नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनके कोफिशिएंट्स N1 N2 तो बराबर हैं, और अगर कोफिशिएंट बराबर हो गए तो फिर यही बात हो गई ना कि फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर है। और हम जब बोले फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर हो या ना बराबर हो, चलता है। सो फ्रिक्शन मे बी इक्वल, बोथ मे नॉट बी इक्वल। सिमिलरली फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल। सो मस्ट वाली कंडीशन है, इसलिए उनको मार्क नहीं करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन के लिए A एंड C हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट देन क्वेश्चन नंबर 8। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सो समझते हैं क्या लिखा है और इसको सॉल्व करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg kept on a rough horizontal surface. It is found that the block does not slide if horizontal force less than 15 Newton is applied. So अगर आप फिगर बनाओगे then it will be clear कि इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख रहे हैं। ये एक ब्लॉक है और इस ग्राउंड पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अगर आपने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये स्लाइड नहीं किया, इसका इसकी मैक्सिमम वैल्यू 15 न्यूटन रही होगी। सो हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि F max विच इज़ बेसिकली म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन mg है, इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी। फिर इसने बोला है कि अगर हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं इस 15 न्यूटन पर, तो फिर क्या होगा, जैसे आप आपने डिस्टर्ब किया इसको और 15 न्यूटन का ही लगाया तो ये एक्सेलरेट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब फ्रिक्शन काइनेटिक आ जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा छोटा भी होता है। तो इक्वेशन बनेगी 15 माइनस म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। उसने बोला है कि 5 सेकेंड में ये 10 मीटर स्लाइड कर जाता है, 10 मीटर स्लाइड कर जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे हमको काइनेमेटिक्स पे भी जाना पड़ेगा, और m की वैल्यू आपको 2.5 दिया गया है तो उसका भी यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ से आएगा 15 माइनस 2, n की वैल्यू mg आएगी, सो mg वैल्यू कम 25। सो 25 म्यू k इज इक्वल टू 2.5 इंटू एक्सेलरेशन दैट इज a, और दिस इक्वेशन विल गिव अस म्यू एस, और ये आएगा 2.5 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 15। सो यहाँ से म्यू एस अपने को डायरेक्टली मिल रहा है, तो म्यू एस की वैल्यू आ रही है 15 डिवाइड बाई 25। 15 डिवाइड बाई 25 अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू एस अपने को मिल जाएगा। सो 5 से तो ये डिवाइड होता ही नज़र आ रहा है, सो 3 डिवाइड बाई 5 दैट इज 0.6। तो म्यू एस की वैल्यू 0.6 आनी चाहिए, पहला ऑप्शन में दिख रहा है। और म्यू एस कहाँ दिया गया है, ये नहीं हो सकता है। सो म्यू एस तो अपने को मिल गया। अब म्यू के डिसाइड करना है, म्यू के कितना आएगा, म्यू के लिए ये कंडीशन जा रही है। अच्छा, इसके लिए भी और हमारे पास है कि 5 सेकेंड में 10 मीटर चला, दैट मीन्स एस 10 मीटर चला है 5 सेकेंड में, इनिशियल वैल्यू 0 थी, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। आई एम राइटिंग अपवर्ड्स सो यू कैन कैच। डिस्टेंस 10 चला, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ ए की वैल्यू आपको पता करनी है, और टी के बारे में बताया गया है 5 सेकेंड, सो 5 स्क्वायर। सो यूल फाइंड कि यहाँ से जो ए वैल्यू निकल के आ रहा है दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 25, दिस इज 20 एंड 25 से डिवाइड कर दोगे, सो 5 से डिवाइड करने के बाद आएगा 4/5। तो ए की वैल्यू 4/5 आ रही है, उस एक वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे वापस। सो दिस विल बी 2.5 इंटू 4/5। इसको जब आपस में डिवाइड करोगे तो 0.5 बनेगा और 2 आ जाएगा बेसिकली, है ना। सो अगर ये 2 आ गया तो अपने को पता चल रहा है कि 13 इज इक्वल टू 25 म्यू के। सो म्यू के की जो वैल्यू अपने को मिल रही है दैट इज 13 डिवाइड बाई 25। अब इसके लिए आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। उसके लिए अब चाहो तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो
13 4 जा 52 और 25 4 जा 100. So 52/100 which leads to 0.52. सो म्यू की वैल्यू 0.52 आ जाएगी, जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा है. सो ए और बी अपने को करेक्ट ऑप्शन मिल जाएंगे. सो ए और बी करेक्ट ऑप्शन मिल गए और ए बी करेक्ट आंसर है. वैसे भी बोल सकते थे म्यू एस 0.6 आ गया था, तो म्यू के 0.6 तो नहीं होगा, उससे थोड़ा सा कम ही रहा होगा, और अगर ट्रू होना होगा तो यही होगा, और वो वेरीफाई भी हो गया कि ये कैलकुलेशन यहाँ पे हमने करके दिखा दिया. सो दैट्स हाउ इट इज डन. क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में. So 9th reads, the coefficient of friction between 4 and 5 kg blocks is 0.2 and between the 5 and ground is 0.1 respectively. Choose the correct of these statements. Minimum force needed to cause the system to move. तो इस सिस्टम को मूव करने के लिए मिनिमम फोर्स के नाम पर ये फोर्स आएगा जो इसको ओवरकम करेगा, ये वाले फ्रिक्शन को. और इस फ्रिक्शन का नाम अगर हम F दे देते हैं F1, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमको ओवरकम करनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय ये दोनों एक साथ चल रहे होंगे, और एक साथ चलने के लिए फिर अपने को इस फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू तक जाना होगा. और F की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, F1 मैक्स कितना जाएगा, सो यू विल फाइंड दैट इज गोइंग टू बी म्यू इनटू नॉर्मल रेशन. कौन सा म्यू? जो ग्राउंड के साथ में है, और नॉर्मल रेशन मतलब इंटायर वेट. सो 0.1 इंटायर वेट इज 90, सो दैट विल बी 9 न्यूटन. सो 9 न्यूटन के फोर्स से मूव कर सकता है, और आप बोल रहे हो 17 न्यूटन, ज़्यादा बोल रहे हो. इसके बाद में बी ऑप्शन, इसमें ऑप्शन वाइज जाना है, क्योंकि ऑप्शन जैसे बोलेंगे वैसा करेंगे. व्हेन फोर्स इज 4 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन एट ऑल सर्फेसेस इज 4 न्यूटन टू कीप द सिस्टम एट रेस्ट. ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं जब फोर्स की वैल्यू 4 न्यूटन हो, देन द स्टैटिक फ्रिक्शन एट ऑल सर्फेसेस इज 4 न्यूटन टू कीप द सिस्टम एट रेस्ट. तो अगर इसको आपने 4 न्यूटन लगाया, अभी देखो ना कि क्या हुआ है कि 9 न्यूटन का तो ये है, अगर आप 4 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ये फ्रिक्शन 4 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग है. तो जब तक ये फ्रिक्शन का लिमिटिंग नहीं पहुंचेगा तब तक यहाँ फ्रिक्शन अपीयर नहीं होगा, यहाँ वैल्यू 0 रहने वाली है. तो अगर आपने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये भी स्टैटिक होगा और ये भी स्टैटिक होगा, लेकिन ये जो ऊपर वाला स्टैटिक होगा वो 0 वैल्यू रखेगा, और ये जो स्टैटिक होगा इसकी वैल्यू आएगी 4 न्यूटन, जो भी यहाँ लगा रहे हो. तो इसका जो मतलब है, व्हेन फोर्स इज 4 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन एट ऑल सर्फेसेस इज 4 न्यूटन. नो, ऑल सर्फेसेस 4 न्यूटन नहीं है, डाउन साइड वाले में 4 न्यूटन है, अप साइड वाले में भी 0 है. तो बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. सी बोलता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg कितना हो सकता है. तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 kg का कब आएगा? जब इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा. तो आप बोलोगे 4 kg का अगर हम लोग बात करें, सो 4 kg के साथ मैक्सिमम फ्रिक्शन लेट्स से F2 लग रहा है, तो उसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन आएगा कोई ना कोई A और समथिंग लाइक दैट. सो A की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो तभी आएगी जब F2 मैक्स हो जाए. तो हम बोलेंगे F2 max is equal to 4 times A max. Now how much this F2 max? वो तो हम लोग जानते हैं निकालना है. F2 max is going to be mu 0.2 into the normal relation जो यहाँ पे लगने वाला है, that is 40 is equal to 4 A max. इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि A मैक्सिमम जो वैल्यू आ सकती है वो 2 आ सकती है, और ये वही बोल रहे हैं, इसलिए हम सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे. सिंस ये मल्टी करेक्ट है इसलिए अपने को डी भी चेक करना पड़ेगा. डी कहता है द स्लिपिंग बिटवीन 4 kg एंड 5 kg ब्लॉक्स स्टार्ट व्हेन एफ इज इक्वल टू 17 न्यूटन. तो अगर आप 17 लगाएंगे तो क्या यहाँ पे स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा. तो उसके लिए आप बोलोगे कि देखो अगर इफ 14, अगर हम ये ऐसा लिख लेते कि यहाँ पर ये दोनों एक साथ चलते हैं किसी एक्सेलरेशन ए से. देखते हैं कब ये स्लिप स्टार्ट करता है यहाँ पे किस फोर्स के लिए. सो यू विल फाइंड कि या फिर 15 लगा के भी देख लो 17 वाला पढ़ना. तो अभी हम एफ को रखते हैं, तो एक्सेलरेशन अपने पास आ जाएगा F/9. 9 कैसे है? 5 + 4. फिर विद रिस्पेक्ट टू 5 kg के ब्लॉक में 4 का एबीडी बनाओगे. तो 4 में एक इधर शूडो दिखाओगे 4A का, और इधर फ्रिक्शन दिखाओगे 2 के नाम से. F2 की मैक्सिमम वैल्यू तो अपने को पता चल गया. मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसका? 8. मैक्सिमम वैल्यू 8 है. तो
हम बोलेंगे स्लिप स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए, स्लिप स्टार्ट होने के लिए 4a शुड बी ग्रेटर देन F2 मैक्स। 4a का मतलब हुआ 4 टाइम्स a F/9, दिस शुड बी ग्रेटर देन F2 मैक्स। अभी हमने देखा कितना, F2 मैक्स की वैल्यू थी 8, ये तो F शुड बी ग्रेटर देन, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी 2 एंड 18। तो ये कहना चाह रहा है कि जब फोर्स की वैल्यू 18 न्यूटन या उससे बड़ी आएगी तो यहाँ पर स्लाइडिंग स्टार्ट होगी, और ये बोल रहा है 17 लगाने से स्लाइडिंग स्टार्ट हो रही है, तो ये सही नहीं बोल रहा है। तो इसमें केवल और केवल एक ही करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज सी, इसीलिए एक करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन था, चारों ऑप्शंस आपको चेक करने थे और देन यू विल बी एबल टू फाइनल आंसर इट। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी अगेन क्वालिटेटिव है, कॉन्सेप्चुअल टाइप का है, फ्रिक्शन से रिलेटेड। सो पढ़ते हैं। इट सेज अ मैन पुल्स अ ब्लॉक हैवियर देन हिमसेल्फ। सो ऐसे काम करते हैं कि ये मैन इसका ये ब्लॉक का मास दे देते, इसका मास दे देते, और हमको पता है कि कैपिटल एम बड़ा है, स्मॉल एम छोटा है। कंपैरिजन करना है कि कब चलेगा, कौन चलेगा। सो विद अ लाइट रोप, friction coefficient is the same between the man and the ground and the between block and the ground। तो यहाँ का फ्रिक्शन और इसका फ्रिक्शन बराबर है। तो जब इनके एबीडीज पे आप जाओगे तो आप पाओगे कि ये जो स्ट्रिंग है इसको ऐसा पुल कर रही होगी बंदे को, तो स्ट्रिंग ऐसा पुल कर रही होगी तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, ये इसको पुल कर रहा होगा तो इस पर फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, और दोनों के फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स बराबर दिए गए हैं। तो लेट्स कॉल इट एज कि यहाँ पर F1 लग रहा है, यहाँ पर F2 लग रहा है। ये टी से ब्लॉक को पर्सन को पुल करेगा और वही टी ब्लॉक को भी पुल कर रहा होगा, है ना। सो उनके बीच में कनेक्टिंग फोर्स वही है और फ्रिक्शन फोर्सेस अपने अलग अलग हो सकते हैं। फिर अपने को आंसर देना, द ब्लॉक विल नॉट मूव अनलेस द, कौन पहले मूव करेगा ये अपने को देखना है ना। सो टी की जो वैल्यू है वही F2 है और वही टी ओके नहीं मूव करेगा तो उसके लिए कंडीशन करते हैं ना। तो एक काम करते हैं ना, दोनों के लिए टी ये मूविंग वाले फोर्स हैं, तो F1 मैक्स और F2 मैक्स की वैल्यू पता कर लेते हैं। सो F1 जो मैक्स आएगा दैट विल बी हैविंग म्यू इनटू नॉर्मल रेशन एक्टिंग ऑन दिस विच इज़ बेसिकली mg, और इसका आएगा F2 मैक्स विच इज़ म्यू इनटू स्मॉल mg। सिंस कैपिटल M बड़ा है तो ये फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और ये फ्रिक्शन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा टेंशन अफोर्ड कर सकता है, और ये फ्रिक्शन कम है तो कम टेंशन अफोर्ड कर सकता है। इसका मतलब दिस पर्सन विल स्टार्ट स्लाइडिंग फर्स्ट, तो पर्सन पहले स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं इसको, द ब्लॉक विल नॉट मूव अनलेस द मैन मूव्स आल्सो मूव्स, यस। तो ये करेक्ट लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि अगर ये मूव कर रहा है ब्लॉक तो मैन को भी मूव करना पड़ेगा। बी कहता है द मैन कैन मूव इवन व्हेन द ब्लॉक इज स्टेशनरी, यस, क्योंकि बंदा पहले मूव कर रहा है तो मूव कर सकता है। सी ए बोथ मूव्स, इसका मतलब है कि जो टी की वैल्यू इस बड़े वाले से भी बड़ी हो गई है। द एक्सेलरेशन ऑफ मैन इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अगर हम निकालना चाहें A1, उसकी वैल्यू आएगी T माइनस F1 मैक्स, अगर दोनों मूव कर रहे हैं, डिवाइड बाई कैपिटल M, इसकी वैल्यू आएगी T बाई कैपिटल M माइनस म्यू जी। बंदे का एक्सेलरेशन देखोगे तो बनेगा क्या, that will be T minus F2 max divided by small m, that will be T by small m minus mu g। तो अच्छा कैपिटल M बड़ा है, सिंस कैपिटल M इज लार्जर दैट मीन्स ये नंबर छोटा रहा होगा, और ये नंबर छोटा रहा होगा, इसका ब्लॉक स्लो चल रहा होगा, और एक्सेलरेशन ऑफ द मैन विल बी फास्टर, तो ये मैन के बारे में था। सो एक्सेलरेशन ऑफ मैन इज गोइंग टू बी फास्टर अगर दोनों मूव कर रहे हैं। सो इसने लिखा बोथ द मूव्स एक्सेलरेशन ऑफ मैन इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इसका तो ये भी सही लिखा हुआ है। नन ऑफ द असर्शंस आर करेक्ट और इज करेक्ट, यू से नो A B C आर करेक्ट। सो A B and C तीनों करेक्ट है। सो मल्टी करेक्ट में भी कोई करेक्शन नहीं मिला और सिंगल करेक्ट में भी कोई करेक्शन नहीं है। तो आगे लास्ट पार्ट है इंटीजर टाइप्स, क्विकली इनको भी वॉच कर लेते हैं। So question number 11,
It says a force this Newton is applied over a particle displaces it from a simple क्वेश्चन है कि F डॉट आर करना है, तो F डॉट आर करोगे 5 into 2 that is 10 - 3 10 - 3 7. Easiest question. I think everybody must have done this. Okay. Question number 12. A body of mass 0.5 kg travels in a straight line with velocity this, work done by the net force ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हेयर टू हेयर. हाँ, ये थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लग गया होगा, बट इसमें काइनेमेटिक्स और इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है. सो 12 को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे. सो 12 कैसे सॉल्व करना है, वेलोसिटी दे रखी है, नेट फोर्स का वर्क डन मांगा हुआ है. नेट फोर्स का वर्क डन बेसिकली हम ऐसा बोलेंगे कि जो नेट फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन से आता है. तो यहाँ से फोर्स आएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट मतलब उसका जो वर्क डन है वो निकालेंगे. अच्छा, ए कैसे निकालोगे, सो ए की जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स. वी कितना दिया गया अपने को 5x⁻³ और डी वी बाई डी एक्स अगर यहाँ से निकालोगे तो ये पावर आगे निकल के आएगी, तो दैट विल बी 15/2 और इसकी पावर 1 से कम कर देंगे तो x⁻½ आ जाएगी. इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करोगे सो दैट विल बी 15 × 5 75/2 और x की होल पावर आ जाएगा 2, स्क्वायर बन जाएगा. सो ये अपना हो गया एक्सेलरेशन. मास दिया गया कितना 0.5, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स मिलेगा मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इज हाफ एंड दिस इज गोइंग टू बी 75/4x². तो ये फोर्स हो गया. इसका वर्क डन कैसे आएगा, सो यू नो कि वर्क डन इज F dx वेरिएबल फोर्स. तो 75/4 इंटीग्रेशन x² dx और x कहाँ से कहाँ जाना है 0 से 2, सो 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे. सो ये आ रहा है 75/4 और x का आ जाएगा 1/3, तो x³/3 आ जाएगा और लिमिट हैज़ टू गो फ्रॉम 0 to 2. बाकी आप समझदार हैं. सो ये 3 इससे एडजस्ट करेगा तो ये बनेगा 25/4 और यहाँ से आएगा 8. सो दैट विल टर्न इनटू 50 जूल. तो 50 जूल हमारा आंसर भी बन जाएगा. तो इसमें काइनेमेटिक्स और वर्क डन एनएलएम तीनों को मिला करके अपना वर्क डन तक पहुँचना था. क्वेश्चन नंबर 13, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है. इट सेज कि थोड़ा सा इनलार्ज करें तो ऐसा figure shows 3 forces applied to a truck and that moves towards leftwards. तो leftwards मतलब इधर जाएगा 3 मीटर. द फोर्सेस आर गिवन लाइक दैट. नेटवर्क कितना आएगा, इन सभी फोर्सेस का वर्क डन चाहिए बेसिकली. सो अपने को क्या करना है, ये जो फोर्स F2 का मैग्नीट्यूड कितना दिया 9, उसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा 9 cos 60 और एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा 9 sin 60. अच्छा, ये जो वर्टिकल फोर्सेस है ना वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ बैलेंस हो जाएंगे तो उनका वर्क डन में कोई रोल नहीं रहेगा. तो वर्क डन में इन दोनों का रोल रहेगा. अच्छा, cos 60 हाफ होता है तो ये बन जाएगा 4.5 और F1 की वैल्यू कितना है मैग्नीट्यूड वाइज 5 दिया गया है. सो टोटल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमको दिख रहा है Fx की जो वैल्यू है 0.5 दिख रही है. 5 - 4.5 है ना. और कितना डिस्प्लेस कराना आपको 3. कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क डन आ जाएगा 0.5 × 3, सेम डायरेक्शन में था इसलिए 1.5 जूल आ जाएगा. तो इसका जो वर्क डन है वो 1.5 जूल है. आपको 10 टाइम्स बताना था तो 15 अपना आंसर कर देंगे. तो 15 इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो इंटीजर टाइप्स वर इजियर. नेक्स्ट देखते हैं 14th बोलता है इन द गिवन फिगर अ ब्लॉक ऑफ मास m is tied to a wedge by an ideal string as shown in the figure. String is parallel to the incoming plane. All the surface involved are smooth. सारे surface smooth है, कोई friction नहीं है. Wedge is spring move towards right with कुछ तो लिखा हुआ है. सो बेसिकली ये इधर मूव करता है राइटवर्ड्स और इसका वेलोसिटी ऐसा दिया गया है. एट व्हाट टाइम ब्लॉक विल जस्ट लीव द कॉन्टैक्ट विद द वेज. सो क्या करना है कि पहले तो इसको एक्सेलरेशन निकाल लूँ. इस वेलोसिटी से जो एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी dv/dt एंड dv/dt विल बी इक्वल टू 2t/2 दैट इज t. और फिर इसके कैपिटल M के रिस्पेक्ट में
इसका FBT बना देते हैं। इसके FBT में आप पाओगे कि एक शूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, एक mg फोर्स दिखाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, एक टेंशन फोर्स दिखाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, और एक नॉर्मल फोर्स दिखाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। ये पॉइंट अगर सारे फोर्सेस अपने को समझ में आए तो अपना काम होता है। सो वी विल से कि अगर लेफ्ट होना है तो n की वैल्यू, ये जो n है इसको 0 करना है, ये t कुछ भी बना रहे, और ये शूडो फोर्स के नाम पर आएगा स्मॉल m इंटू ए। हम लोगों ने t निकाल रखा है। अच्छा, और ये कौन सा फोर्स था? ये आपका mg फोर्स था। तो इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप बोलोगे कि ये हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये 45 रहा होगा, तो ये 45 रहेगा। तो कैसे भी आप इनको बाइफरकेट कर सकते हो, बेसिकली इसके कंपोनेंट कर सकते हो एम ए के। तो ये बनेगा एम ए बाई √2, कॉस 45 साइन 45 बराबर होता है, इसलिए मैं √2 लिख दे रहा हूँ। एक इधर आ जाएगा एम ए बाई √2। अच्छा, एम जी साइन थीटा में भी एक इधर एम जी साइन थीटा आएगा, एक इधर एम जी साइन थीटा आएगा, तो ये बनेगा एम जी बाई √2, और एक इधर एम जी बाई √2 आ जाएगा। एनीवे वो कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन 0 करनी है, तो नॉर्मल रिएक्शन आया प्लस एम ए बाई √2 मस्ट बी इक्वल टू एम जी बाई √2 एज लॉन्ग एज कॉन्टेक्ट बना रहता है। जिस मोमेंट पे नॉर्मल रिएक्शन 0 हुआ उस मोमेंट का टी निकालना है अपने को। √2 कैंसिल आउट हो गए, एम कैंसिल आउट हो गए, तो ए की वैल्यू जी के बराबर होगी। ए कितना था हमारे पास? टी, तो इससे पता चला टी की वैल्यू जी के बराबर होगी। जी कितना दिया गया? 10, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10। So it was easy otherwise. So once you need to draw the FBT and disclaim कि नॉर्मल 0 होता है, जब कॉन्टेक्ट छूटता है तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, let's read it. 3 blocks of mass m1 and m1, m2, m3 are connected by strings as on a frictionless inclined plane. So again frictionless story है। एक एफ फोर्स लगाया गया 120 न्यूटन का अपवर्ड अलोंग द इंक्लाइन टू द अपर मोस्ट ब्लॉक कॉजिंग एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक्स। द कनेक्टिंग कॉर्ड्स आर लाइट। द वैल्यू ऑफ टेंशन T1 चाहिए अपने को। कॉर्ड में जो T1 टेंशन उसकी वैल्यू चाहिए। सही, इजी है। कैसे इजी है? अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें अगर हम सबका एक साथ, क्योंकि एक साथ चलने वाले हैं, सो एक्सेलरेशन ए पकड़ लूँ, इन सब पर टोटल फोर्स, टोटल मास इंटू जी इंटू साइन थीटा नीचे लग रहा होगा। थीटा 60 डिग्री है, सो उसकी इक्वेशन बनेगी टोटल फोर्स एफ माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नाउ एफ के प्लेस पर नंबर भी रख लो 120, एम का मतलब इंटायर मास, दिस प्लस दिस प्लस दिस, जो इनको एडअप करोगे तो 6 4 10 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। 12 और जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो 120 इंटू साइन 60, साइन 60 इज √3/2, दिस इज इक्वल टू 12 इंटू ए। सो यहाँ से ए की वैल्यू के बारे में बात कर सकते हैं। सो ए की एक वैल्यू निकल के आ रही है 10, 1 माइनस √3/2। इसकी वैल्यू हम पता भी कर सकते हैं, राइट। सो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब इसके बाद स्मॉल एम का FBT बना लो, या m1 का FBT बना लो केवल। इसमें m को दिख रहा है T1, इसी T1 को निकालना था। इधर अपने को आएगा m1g, दैट मीन्स 2g 20 बोल दें, सो 20 साइन 60, और इसका एक्सेलरेशन a रहेगा। तो इक्वेशन आएगी T1 माइनस 20 √3/2 इज इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन जो यहाँ पे लिखा था, दैट इज 10 माइनस 10 √3/2। सो इसको आप देखोगे तो 20 √3/2 और ये 20 √3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T1 की वैल्यू अपने को कितना मिल जा रहा है? 20 न्यूटन। सो 20 न्यूटन विल बी आवर फाइनल आंसर। सो कैलकुलेशन करना था, फोर्स इक्वल टू एम ए, एंड देन इसका FBT बनाना था और इसको सिंप्लीफाई कर देना। फ्रिक्शन था नहीं, सो दैट वाज इजियर काइंड ऑफ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. 16 reads, in the figure, the mass of block M is 1 kg, mu is 0.5, sin theta is 3/5, acceleration of the block if F equal to 10 Newton. So इसमें कितना एक्सेलरेशन आएगा ब्लॉक का, ये अपने को समझना है, ये एक्सप्लेन करना है।
सो ओके, ये जो है एफ वही टी का काम करेगा। और आप पाओगे कि इधर अगर हम पुली का एफ बनाते हैं तो इधर आएगा टी, या फिर एफ कह लो, इधर आएगा टी जो कि एफ के बराबर आएगा, इधर कुछ और आएगा टी डैश। उस टी डैश को पहले हम निकालना चाहेंगे और वही टी डैश इस कैपिटल एम को आगे ले जाएगा, राइट। और इस पर आप देखोगे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उस फ्रिक्शन फोर्स की हमको वैल्यू निकालनी है। सिंस वो मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, वो सब हम बात के देख लेंगे। तो पहले टी डैश बनाते हैं और टी डैश की वैल्यू बताएंगे पुली के एफ से। पुली के एफ से आपको पता चलेगा कि इधर अपने को एक कंपोनेंट करना है टी कॉस थीटा। सो टी डैश की जो वैल्यू आएगी टी प्लस टी कॉस थीटा, जहाँ पर टी का नाम एफ है तो ये बनेगा एफ प्लस एफ कॉस थीटा। अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो कॉस थीटा अपने को मिलेगा 4/5। सो इन दोनों को आपस में जब आप मिलाओगे तो ये बनेगा 9f/5। अच्छा, f की वैल्यू कितना दे रखा है 10। सो अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज पे चले जाएंगे तो 9/5 इंटू 10 बेसिकली 18 न्यूटन का हो जाएगा। तो टी डैश 18 न्यूटन आएगा। अच्छा, f की वैल्यू कितनी आएगी, f काइनेटिक फ्रिक्शन, तो एफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आप देखोगे म्यू इंटू नॉर्मल रेशन, ये आपका मैक्सिमम फोर्स भी है फ्रिक्शन के स्टैटिक के नाम पर, तो ये आएगा 0.5 इंटू एम जी। कैपिटल एम जी है हमारे पास 10, तो ये आया 5 न्यूटन। तो बेसिकली ऐसा हो रहा है इस ब्लॉक के पास कैपिटल एम को इधर एक फोर्स लगाया जा रहा है 18 न्यूटन और इधर जो फोर्स लग रहा है दैट इज 5 न्यूटन। इसका एक्सेलरेशन अपने को बताना है। मास 1 kg है, सो आएगा 18 minus 5 is equal to mass into acceleration। so यहाँ से a जो दिख रहा है अपने को that a turn out to be 18 minus 5 13, right। और यहाँ पे 12 दिया हुआ है। ओके, सो समथिंग हैज़ टू बी लुक्ड इनटू। अच्छा, ये तुम्हारा आंसर आया कि 13। एक और इसमें पॉसिबिलिटी है, उसको भी चेक कर लेते हैं। ये जो पुली है ना, ये पुली इसके साथ स्ट्रिंग से कनेक्टेड है या रॉड से कनेक्टेड है, ये मैटर करेगी। हालांकि इसने हाईलाइट नहीं किया है। सो व्हाट आई कंसीडर्ड एज बाई की कनेक्टेड विद स्ट्रिंग। अच्छा, अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो एक और इशू आएगा, ये जब फोर्स लगेगा तो ये पुली ऊपर की तरफ चले जाएगी। तो हो सकता है फ्यूचर में ऐसा चला जाए, पुली यहाँ कहीं आ जाए। बट जिस इंस्टेंट पे दिखाया गया उस इंस्टेंट का एक्सेलरेशन हमको 13 मिल जाएगा अगर ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो। सो दूसरी पॉसिबिलिटी कुड बी दिस कि अगर वो स्ट्रिंग से ना कनेक्टेड होकर के इफ इट इज कनेक्टेड विद रिजिड रॉड, हालांकि क्वेश्चन को इस बात के लिए बोलना होगा कि कैसे कनेक्शन बनाया है। तो अगर ये रिजिड रॉड से कनेक्टेड है, क्योंकि रिजिड रॉड होगी तो ये वर्टिकल फोर्स भी बियर करेगी और स्ट्रिंग होगी तो केवल टेंशन फोर्स यही ले सकती है। तो इस सिचुएशन में क्या हमारा आंसर आएगा वो देख लेते हैं। इसको आपने इधर एफ लगाया, यू विल फाइंड कि इस डायरेक्शन में भी एफ लगने वाला है। एफ बोले तो ये टेंशन फोर्स, और यही फोर्स इस पर भी लग रहे होंगे। तो ये एंगल कॉस थीटा, ये जो थीटा दिया है तो इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। ना इस एफ साइन थीटा के भी रोल आने वाला है, क्योंकि ये एम जी इधर लगेगा, एक नॉर्मल इधर लगेगा और ये फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो ये फ्रिक्शन को हमारे कम करने में हेल्प करेगा। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे तो इसका एक्सेलरेशन इधर पकड़ सकते हैं। ए इक्वेशन विल बी एफ प्लस एफ कॉस थीटा माइनस एफ फ्रिक्शन वाला जो कि काइनेटिक होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ ये हम लोग अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट कम्स आउट टू बी दिस थिंग 9f/5 विच इज बेसिकली 18। तो इन दोनों का कलेक्टिव वर्जन आया था 18 माइनस एफ। अब इस एफ के बारे में ध्यान समझना है, ये जो एफ आएगा इस एफ की कैलकुलेशन में एन लगेगा, तो एफ की कैलकुलेशन में आएगा म्यू इंटू एन। म्यू अपने को दिया गया है 0.5 और एन की वैल्यू कैलकुलेट होगी, इसमें ये फोर्स और ये फोर्स भी इन्वॉल्व हो जाएगा। सो एन की वैल्यू आएगी एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अच्छा, एम जी कितना है हमारे पास, एम जी है 10, एफ दिया गया था 10, साइन थीटा इज 3/5, तो ये जो नंबर बनेगा जाकर के 6, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 4, तो ये बनेगा 4, दैट विल बी 2। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, इज इक्वल टू 1 इंटू ए। इन दैट केस ए विल बी इक्वल टू 16।
तो 16 भी हमारा एक आंसर हो सकता है और 13 हो सकता है। तो हम इस क्वेश्चन के आंसर को क्या करेंगे, या तो 13 या फिर 16 दोनों को करेक्ट मान देंगे। स्ट्रिंग होगा तो 13 और रॉड होगा तो 16। ओके, सो ये करेक्शन आया। नेक्स्ट इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन 17। ये बोलता है यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास 2 kg एंड लेंथ 4 मीटर कनेक्टिंग 2 ब्लॉक्स प्लेस्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस, और रफ स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, 3 kg पे 24 न्यूटन फोर्स लगाएगा। व्हाट इज द टेंशन इन न्यूटन एट अ पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम 1 kg ब्लॉक। सो 1 kg ब्लॉक से 1 मीटर अवे इस पॉइंट पर अपने को टेंशन चाहिए। और पहले तो इनको एक साथ पकड़ लो कि कितना एक्सेलरेशन जाने वाला है। तो एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स 24 लगाया है, मास कितना हमारे पास 4, सो आएगा 6। अब इतने पोर्शन का बीडी बना लो, तो यहाँ पर वो जो टेंशन आएगा वो दिख रहा होगा। तो अगली इक्वेशन आएगा T इज इक्वल टू द मास दैट यू टेक केयर टुगेदर। सो यहाँ का मास कितना बचेगा, ये 1 मीटर है और टोटल 4 मीटर था। 4 मीटर का मास अपने को 2 kg दिया गया था, तो 1 मीटर का कितना आ जाएगा, हाफ। सो ये आ जाएगा 1 प्लस हाफ, दैट मीन्स 1.5, और एक्सेलरेशन हमारे पास 6 है। सो ये टी की वैल्यू जो आ रही है 1.5 इंटू 6 कैसे है, 6 एक्सेलरेशन हो गया और 1.5 इतना मास हो गया, तो ये आ जाएगा 9 न्यूटन। सो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द टेंशन इन न्यूटन एट अ पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम दिस, तो दैट इज 9 न्यूटन। इसमें 6 दिया है, सो दैट नीड्स करेक्शन, दैट हैज़ टू बी 9। सो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते बिफोर वी क्लेम दिस आंसर टू बी 9। 2 kg का रोप था, तो 4 मीटर का था। सो ये 1 मीटर लेंथ में कितना मास गिरेगा, हाफ, और ये 1 है हाफ। सो टी की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू 24, फ्रिक्शन है नहीं, सो टोटल मास अच्छा टोटल मास में गड़बड़ किया शायद। हाँ, टोटल मास में 3 + 1 और क्या था इसमें 2 भी आएगा, तो ये हो जाएगा 6, पार्डन दैट। सो दैट विल बी 4, सिंस दैट इज 4, सो अभी आ जाएगा 4 और 6 आ जाएगा, 6 न्यूटन करेक्ट है। सो देयर इज नो नीड फॉर करेक्शन, दैट्स करेक्ट। वो बाय मिस्टेक ये 2 kg मिस हो गया था। सो 6 न्यूटन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ लेट्स लुक एट दिस लास्ट क्वेश्चन। इट सेज ब्लॉक A एंड B ईच हैव मास m, दोनों के मास बराबर दिए। डिटरमाइन द लार्जेस्ट horizontal force P in Newton which can be applied to B so that A will not slip on B. Neglect any friction, कोई फ्रिक्शन नहीं है और ये स्लिप ना करे, तो P की वैल्यू को हम 0 रखेंगे तो ये डेफिनेटली नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। और हालांकि ऐसा लग रहा है कि ये ग्राउंड पर है, तो अच्छा लार्जेस्ट की वैल्यू को इसको हम बढ़ाते रहेंगे, तो किस लार्जेस्ट वैल्यू पर ये स्लिप नहीं करेगा, तो इसके स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे नहीं जा सकती है, इस पर दिस ऊपर जानी चाहिए। तो सॉल्व करने के लिए अगेन ऐसा बोलेंगे कि लेट्स से ये ए एक्सेलरेशन से साथ साथ जाता है। सो ए एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी P डिवाइड बाई, दोनों का मास mm है तो ये 2m आ जाएगा, P डिवाइड बाई 2m। m की वैल्यू कितना दिया 1, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी P/2। अच्छा, इसका मतलब है हम इसका एबीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए एज सीन फ्रॉम द बी विद रिस्पेक्ट टू बी। सो वो कैसा दिखेगा वो समझते हैं। ये कुछ ऐसा दिखेगा अपने को, और इस पे लगने वाले फोर्सेस को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो फोर्सेस ऐसे दिखेंगे। इसके रिस्पेक्ट में तो एक इधर शूडो दिखाने का, एक इसका अपना mg दिखाने का, और एक ऐसा नॉर्मल दिखाने का। ये 3 फोर्स लग रहे होंगे और ये रेस्ट पे रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, राइट। सो उसके लिए यू विल से कि ठीक है, दिस इज m इंटू ए एंड दिस इज m इंटू जी एंड दिस इज n. Now you can make the component of MA and MG in these directions. ये एंगल 37 दिया गया है तो ये बनेगा MG sin 37 और ये बनेगा MG cos 37. Similarly ये 37 गिरेगा तो MA cos 37 and then this will be having one more component in this direction MA sin 37. नो ये कब तक, अगर mg sin थीटा की वैल्यू, अच्छा ये जो नॉर्मल रेशन है मैंने उसकी वजह से दिखाई थी, एक और नॉर्मल रेशन लग रही होगी जो कि यहाँ से आ रही होगी ग्राउंड से,
और जब ये ग्राउंड की नॉर्मल इसका भी एक अपना कंपोनेंट इधर जाएगा। अगर ये फोर्स इससे बड़ा हो गया तो ये नॉर्मलेशन ज़ीरो हो जाएगी, तो ये स्लाइड करने लगेगा। तो हम बोलेंगे कि पी की उतनी वैल्यू हो सकती है सो दैट कि ये इसको बैलेंस कर सके। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप बोलोगे कि एम ए कॉस 37 मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन 37। एम कैंसिल आउट कर दो तो ए की वैल्यू आ रही है जी टेन 37, और जी की वैल्यू अपने को पता है कितना है 10, और 37 आएगा 3/4, राइट। सो यहाँ से ए पता चल गया 30/4, और जिसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 15/2। अच्छा, अब से पूछा पी की कितनी वैल्यू आनी चाहिए, अगर ए मिल गया तो पी यहाँ से पता चल जाएगा। सो पी इज इक्वल टू 2a, therefore it must be equal to 2 times 15/2, which is how much, 15 Newton. So 15 Newton is the largest force that you can apply, so that कि ये साथ साथ चलें, क्योंकि उससे ज़्यादा लगाया तो ये इधर स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा। दैट मीन्स ये ऊपर चलना स्टार्ट कर सकता है, ये नीचे नहीं जा सकता है क्योंकि नीचे से ग्राउंड सपोर्ट में था, तो इसलिए लार्जेस्ट फोर्स ये लगा सकते हो। कैसे कम में स्टे करेगा, यस, साथ साथ चलेंगे। सो ये भी करेक्ट है। सो फाइनली वी फाउंड कि एक करेक्शन लगा क्वेश्चन नंबर 16 में, ये तो करेक्ट ही था, और बाकी देयर इज़ नो करेक्शन। सो यू just check these solutions. Okay, thank you.